तो चलिए आज बात करते हैं विभागीय जांच की। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? जैसे कोई सूखी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर हो, पर असल में ये एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था है। एक ऐसी कहानी जिसके किरदार लोकसेवक हैं और जिसके नतीजे उनके पूरे करियर को बदल सकते हैं। ये कहानी है जवाबदेही और न्याय के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की। स्क्रीन पर जो ये लाइन है ना, ये भारतीय संविधान की सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये भारत के लाखों सिविल सेवकों के लिए नौकरी की सुरक्षा का आधार है, उनकी शील्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कोई भी बड़ी कार्यवाही मनमाने ढंग से नहीं हो सकती। उसके लिए एक तयशुदा प्रक्रिया, एक फॉर्मल प्रोसेस का पालन करना ही होगा। तो चलिए इसी प्रक्रिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी संवैधानिक ढाल की। आखिर ये पूरी प्रक्रिया बनी ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है संविधान के अनुच्छेद 311 में। ये आर्टिकल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड की तरह है। अब ये आर्टिकल 311 देता क्या है? देखिए, ये दो बहुत ही जरूरी सुरक्षा देता है। पहली, कि किसी कर्मचारी को नौकरी से वही अथॉरिटी निकाल सकती है जिसने उसे नियुक्त किया हो, या उससे ऊंचे पद वाली, कोई जूनियर नहीं। और दूसरी और सबसे अहम बात, कि कोई भी बड़ी सजा देने से पहले एक औपचारिक जांच करनी होगी। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना होगा। अब सोचिए, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए है ताकि हमारे सिविल सर्वेंट्स किसी भी राजनैतिक दबाव या बदले की भावना से डरे बिना निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। ये प्रशासन को स्थिरता देता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सुरक्षा की बात। पर यह जांच की प्रक्रिया शुरू कब होती है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि गलती कितनी बड़ी है और उसके लिए सजा क्या दी जा सकती है। और यहीं पर पूरा मामला दो हिस्सों में बंट जाता है, छोटी सजाएं और बड़ी सजाएं, यानी माइनर और मेजर पेनल्टीज। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जांच का जो पूरा लंबा चौड़ा रास्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेजर पेनल्टीज के मामलों में ही अपनाया जाता है। ये फर्क इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ये छोटी मोटी अनुशासनात्मक कार्रवाई को उन बड़े फैसलों से अलग करता है जो किसी का पूरा करियर दांव पर लगा सकते हैं। मतलब जब दांव बड़े हों तभी खेल के नियम भी उतने ही सख्त होते हैं। तो स्क्रीन पर देखें, एक तरफ हैं छोटी सजाएं, जैसे सेंसर या प्रमोशन रोक देना या वेतन वृद्धि रोकना। लेकिन दूसरी तरफ हैं बड़ी सजाएं, जैसे रैंक या सैलरी कम कर देना, जबरदस्ती रिटायर कर देना या फिर नौकरी से ही निकाल देना। अब इसमें भी जो आखिरी दो हैं, सेवा से हटाना यानी रिमूवल और सेवा से बर्खास्तगी यानी डिसमिसल, इनमें एक बहुत बारीक लेकिन बड़ा अंतर है। रिमूवल में भविष्य में कोई और सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन डिसमिसल ये सबसे बड़ी सजा है। इसका मतलब है कि भविष्य के लिए सरकारी नौकरी के सारे दरवाजे बंद। तो जैसे ही बात किसी मेजर पेनाल्टी यानी बड़ी सजा की आती है, विभागीय जांच की गाड़ी चल पड़ती है। अब ये जांच कोई मनमाने तरीके से नहीं होती, ये कुछ बहुत ही बुनियादी और जरूरी नियमों पर चलती है, जिन्हें हम कहते हैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। इसे एक तरह का फैक्ट फाइंडिंग मिशन समझिए, जिसका एक ही मकसद है निष्पक्षता। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो अलिखित नियम है जो कहते हैं कि हर प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए। मतलब ये एक खेल के बुनियादी नियम है, ये पक्का करने के लिए कि किसी के साथ भी नाइंसाफी न हो। और इसके मूल में 4 बातें हैं। पहली, सुनवाई का अधिकार, मतलब आपका पक्ष सुना जाएगा। दूसरी, कोई भी अपने ही केस में जज नहीं बन सकता, यानी जांच करने वाला इम्पार्शियल होना चाहिए। तीसरी, आपको पता होना चाहिए कि आप पर आरोप क्या है, सब कुछ साफ साफ। और चौथी, कि जो भी फैसला होगा वो सबूतों के आधार पर होगा, किसी की मर्जी या राय पर नहीं। बस यही 4 स्तंभ है जिन पर पूरी जांच की इमारत टिकी होती है। तो ये जांच चलती कैसे है? इसका एक पूरा सफर है, एक रोड मैप। सबसे पहले कर्मचारी को एक चार्जशीट दी जाती है जिसमें सारे आरोप लिखे होते हैं। फिर कर्मचारी अपना लिखित जवाब देता है। इसके बाद होती है असली सुनवाई, जहां सबूतों की जांच पड़ताल होती है। फिर जांच अधिकारी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है कि आरोप साबित हुए या नहीं। और आखिर में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस रिपोर्ट के आधार पर अपना अंतिम फैसला सुनाती है। हर बड़ी सजा की जांच को इन सीढ़ियों से गुजरना ही पड़ता है। अब आते हैं इस पूरे सफर के सबसे अहम पड़ाव पर,
कर्मचारी का अपने बचाव का अधिकार, असल में यही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। यहीं पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की असली परीक्षा होती है। एक बात और समझना बहुत जरूरी है, ये कोई कोर्ट का क्रिमिनल ट्रायल नहीं है। यहाँ का मकसद संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर सच का पता लगाना है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, क्रिमिनल कोर्ट में जुर्म को संदेह से परे यानी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जांच अधिकारी को बस ये देखना होता है कि जो सबूत सामने हैं उनके आधार पर किस बात के सच होने की संभावना ज्यादा है। ये एक बहुत ही अहम फर्क है। तो अपना बचाव करने के लिए कर्मचारी के पास क्या क्या हथियार होते हैं? काफी कुछ। उन्हें हर आरोप की लिखित जानकारी पाने का हक है। वो केस से जुड़े सारे दस्तावेज देख सकते हैं। उनके खिलाफ गवाही देने वालों के बयान की कॉपी उन्हें मिलती है। वो उन गवाहों से जिरह यानी क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। और तो और वो अपने बचाव में खुद के गवाह और सबूत भी पेश कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी मदद के लिए किसी दूसरे सरकारी सेवक को भी साथ रख सकते हैं। ये सारे अधिकार ये पक्का करते हैं कि वो सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर ना रह जाएं, बल्कि अपना पक्ष मजबूती से रखें। तो ठीक है, गवाहियां हो गई, जिरा हो गई, सबूत पेश हो गए, दोनों पक्षों को सुन लिया गया। अब क्या? अब ये प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती है, यानी फैसले की ओर। चलिए देखते हैं जांच रिपोर्ट के बाद क्या होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जांच अधिकारी यानी इंक्वायरी ऑफिसर सजा तय नहीं करता, बिल्कुल नहीं। उसका काम सिर्फ एक फैक्ट फाइंडर का है। वो बस अपनी रिपोर्ट में ये बताता है कि जो आरोप लगाए गए थे वो सबूतों के आधार पर साबित हुए हैं या नहीं। सजा देने का काम उसका नहीं है। तो फिर फैसला कौन करता है? फैसला करती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। सबसे पहले वो जांच रिपोर्ट को पढ़ती है, फिर उस रिपोर्ट की एक कॉपी कर्मचारी को दी जाती है। अब कर्मचारी को एक और मौका मिलता है कि वो रिपोर्ट के नतीजों पर अपनी बात रख सके, उन्हें चुनौती दे सके। इसके बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस रिपोर्ट और कर्मचारी के जवाब दोनों पर विचार करती है और तब जाकर सजा पर एक अंतिम और तर्कसंगत आदेश, ए रीजन्ड ऑर्डर, पास किया जाता है। ये एक तरह का फाइनल चेक है। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये सारे नियम, ये सारे चरण, आखिर इन सब का मकसद क्या है? आखिर में ये पूरी कहानी एक शब्द पर आकर टिक जाती है, संतुलन। जी हाँ, ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश करता है। एक तरफ ये लोक सेवकों को उनके गलत कामों के लिए जवाबदेही ठहराता है, तो दूसरी तरफ ये उन्हें किसी भी तरह की मनमानी या बदले की कार्रवाई से बचाता भी है। असल में यही वो तंत्र है जो एक अच्छे और निष्पक्ष पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखता है। ये पक्का करता है कि ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो और साथ ही गलती करने वालों की जवाबदेही भी तय हो। और ये सफर हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए जरा, क्या कोई भी सिस्टम ऐसा हो सकता है जो गलती करने वाले को तुरंत सजा भी दे दे और साथ ही उस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से निष्पक्ष भी रहे? किसी भी डिसिप्लिनरी सिस्टम में तेजी से काम करने और न्याय करने के बीच हमेशा एक तनाव रहता है, और शायद इसी तनाव को, इसी संतुलन को सही तरीके से साधना ही एक अच्छे गवर्नेंस सिस्टम की सबसे बड़ी पहचान है।